नमस्कार दोस्तों। देखिए हम लोग करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ कर रहे थे उसमें आज हम लोग फरवरी मंथ के बहुत इंपॉर्टेंट 40 करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है। उसका आज पार्ट वन मैं अपलोड कर रहा हूँ। हम लोग आज पार्ट वन देखेंगे, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, सेकेंड पार्ट। ठीक है। तो इसमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैंने कवर किया है। ठीक है। और जो है इसके अलावा हम लोग जनवरी के करंट अफेयर जो भी हैं वो जनवरी 2022 के वो दो पार्ट में कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो जाके नहीं देखें तो वो वीडियो, दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैंने कवर किया है। आज के वीडियो में हम लोग फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, टॉप 40 करंट अफेयर्स। उसके बाद जो सेकंड आएंगे उसके बाद भी वो 35-40 करंट अफेयर्स लेंगे, तो एक महीने का पूरा करंट अफेयर्स जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ का भी करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं। जो लोग छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स जाके देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। ये जो करंट अफेयर्स है आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया लेवल के भी, आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह के भी, और स्टेट लेवल के भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उस सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और छत्तीसगढ़ में जो एग्ज़ाम होने वाला है, पटवारी, एडीओ, वो सब के लिए भी ये करंट अफेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और कमेंट करके बताइए ज़रूर कि वीडियो जो है वो कैसा लगा। ठीक है। टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में बाबई का नाम परिवर्तित करने हेतु मंजूरी प्रदान की है। बाबई का नाम परिवर्तित कर किस कवि के नाम पर रखा गया है? देखिए मध्य प्रदेश में 3 जगहों का नाम चेंज किया गया है। तो पहला, होशंगाबाद का नाम परिवर्तित कर नर्मदापुरम रखा गया है। शिवपुरी का नाम कुंडेश्वर धाम रखा गया है। और बाबई का नाम माखन नगर रखा गया है। मतलब कौन से कवि के नाम पर रखा गया? तो माखनलाल चतुर्वेदी एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है। तो वो माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर क्या किया गया है? बाबई का, है ना, बाबई का नाम परिवर्तित करके माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर रखा गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है। और इस दो ठोक नाम और चेंज किया गया है, उसको भी याद रखना। होशंगाबाद का नर्मदापुरम और शिवपुरी का कुंडेश्वर धाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है? द वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। ए अल्बर्ट गिनेज लोपेज, बी मिचेल गियोर्डानो, सी पी आर श्रीजेश, और डी सारा लिपेज। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, पी आर श्रीजेश। पी आर श्रीजेश को द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। यह पुरस्कार हासिल करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी और दूसरे हॉकी खिलाड़ी हैं। पी आर श्रीजेश कौन से प्लेयर हैं? हॉकी प्लेयर हैं। ठीक है। इसके पूर्व 2019 में महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, है ना, रानी रामपाल ने यह पुरस्कार जीता था। और ये जो है वो सेकंड नंबर के प्लेयर है जिन्होंने ये पुरस्कार जो है वो जीता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पी आर श्रीजेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलाड़ी टिम ब्रेसनन ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश की तरफ से खेलते थे? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। टिम ब्रेसनन जो थे वो इंग्लैंड के प्लेयर थे। ठीक है। इंग्लैंड के साइड से खेलते थे। इसका आंसर आ जाएगा बी, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल की कौन सी फ्रेंचाइजी टीम देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न उद्यम बन गई है? देखिए स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न किसे कहते हैं? जिसका वेंचर कैपिटल, जिसकी वैल्यू जो है वो 1 बिलियन, ठीक है, जिसका जो वैल्यू है वो 1 बिलियन हो जाता है, या ऐसा कोई स्टार्टअप जो जिसकी वैल्यूज होती है वो 1 बिलियन होती है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न, स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न या यूनिकॉर्न बिजनेस बोलते हैं। तो स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न 1 बिलियन डॉलर का इकॉनमी को छूने वाली कौन सी कंपनी है? तो कौन सी स्पोर्ट्स टीम है? चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 1 बिलियन डॉलर की इकॉनमी की वैल्यू हासिल कर ली है, इसलिए चेन्नई सुपर किंग्स को स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओमान में संपन्न लीजेंड्स क्रिकेट लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? वर्ल्ड जॉइंट्स, एशिया लायंस, इंडिया महाराजास और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आ जाएगा वर्ल्ड जॉइंट्स, आ जाएगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड जॉइंट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने ब्रेंडन टेलर पर 3.5 वर्ष सभी तरह का क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस देश के खिलाड़ी थे? देखिए ब्रेंडन टेलर जो थे वो जिम्बाब्वे के प्लेयर थे। ऑप्शन आ जाएगा बी, जिम्बाब्वे। ठीक है। तो इन पर क्यों बैन लगाया गया? क्योंकि जो मैच के टाइम पे ये देखा गया था कि ये किसी से मैच फिक्सिंग में पकड़ाए गए थे। ठीक है। मैच फिक्सिंग में
मैच फिक्सिंग करते हुए इनको पकड़ पाया गया था, इसलिए इनको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया। जिम्बाब्वे के प्लेयर थे, ठीक है। ओमान में संपन्न महिला एशिया कप हॉकी 2022 का खिताब किसने जीता है? साउथ कोरिया, जापान, भारत और चीन। तो इसका खिताब जीता है भारत ने, ऑप्शन सी भारत। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने NIER रिसर्च पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य, ऑप्शन ए चल रहे शोध कार्यों की उपलब्धता को प्रमाणित करना, बी राज्यों को शोध कार्यों को बढ़ावा देने हेतु सक्षम बनाना, सी छात्रों को शोध कार्य हेतु प्रेरित करना और डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आ जाएगा ए चल रहे शोध कार्यों की उपलब्धता को प्रमाणित करना। ये जो NIER ये जो पोर्टल बनाया गया है, इसमें आप जो देश में जितने भी शोध कार्य चल रहे हैं, जितने भी रिसर्च चल रहे हैं, उसके डाटा इसमें रहेंगे। कौन सा रिसर्च कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है, वो उसका कब तक सक्सेस होने का चांसेस है, सब चीज़ों के डाटा जो रहेंगे वो NIER पोर्टल पे रहेंगे। तो इसको शुभारंभ किया गया है, जितने भी रिसर्च हैं उसको चल रहे हैं उसकी उपलब्धता को प्रमाणित करने के लिए। इससे संबंधित और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यह एक ऐसा अनुसंधान पोर्टल है जहाँ सभी निपर और उसकी शोध गतिविधियों, दायर पेटेंट और प्रकाशन की जानकारी के बारे में एक स्थान पर प्रसारित कर सकते हैं। जितने भी पेटेंट हैं, ठीक है, अगर ऑथराइज्ड आपका जो रिसर्च है वो ऑथराइज्ड है और अगर डिफरेंट है दूसरों तो उसको पेटेंट भी करा सकते हैं। पेटेंट की जानकारी भी यहाँ पर इस ऐप में आपको दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया। इसमें कब से कब तक लोकसभा की कार्यवाही के बारे में जानकारी दी गई है? तो इसमें 12वीं से 17वीं लोकसभा तक की जानकारी दी गई है। देखिए 12वीं से 17वीं लोकसभा में कौन कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, उन्होंने कब कब स्पीच दिया, क्या क्या स्पीच दिया, उसका पूरा रिकॉर्डेड रहेगा। और कोई भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या कोई भी जो है इस ऐप में जाके किसी कभी स्पीच को कभी भी सुन सकता है, ठीक है। तो ये संसद ऐप, डिजिटल संसद ऐप एक नया लॉन्च किया गया, इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। तो कौन से लोकसभा तक का है? 12वीं से 17वीं लोकसभा तक का पूरा स्पीच इसमें डाला रहेगा। पूरा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, जो मिनिस्टर्स रहे, वो सब डॉक्यूमेंट के रूप में इस ऐप में दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना। ICC महिला T20 टीम ऑफ द ईयर 2021 में चुनी गई एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है? हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, स्मृति मंदाना और शिखा यादव। इसका आंसर आ जाएगा सी स्मृति मंदाना, ठीक है। ICC महिला T20 टीम ऑफ द ईयर कौन चुनी गई है? स्मृति मंदाना, ठीक है। अब इसी में अगर कहीं पूछ दिया आपको पुरुष T20 ऑफ द ईयर, तो पुरुष T20 ऑफ द ईयर पाकिस्तान के जो कैप्टन है बाबर आजम, उनको चुना गया है। और वुमेंस में पूछ दिया महिला, तो उसमें चुना गया है स्मृति मंदाना, ठीक है। दोनों को याद रखना। किसान ड्रोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोनों को याद, ठीक है। इसमें दोनों जो है ऑप्शन ए और बी, 1 और 2 दोनों सही हैं, इसलिए दोनों को याद रखना। किसान ड्रोन गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की पहल है, इसको ध्यान रखना। और 18 फरवरी 2022 को 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन किया गया। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना। इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। किसान ड्रोन के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। 18 फरवरी 2022 को नरेंद्र मोदी ने किसानों की मदद के लिए उद्देश्य से किसान ड्रोन का उद्घाटन किया। कब? 18 फरवरी 2022 को। और गरुड़ एरोस्पेस, जो चेन्नई की एरोस्पेस कंपनी गरुड़ एरोस्पेस, उसको अगले 2 वर्षों में मेक इन इंडिया के तहत 1 लाख ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा गया। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि किसको इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो गरुड़ एरोस्पेस चेन्नई को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, इसको भी याद रखना। भारत सरकार ने किन 2 देशों की सरकारों के साथ समुद्री प्रदूषण का मुकाबला करने हेतु वर्चुअल एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजन किया? इसका आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर, बी, ठीक है। समुद्र में जो प्रदूषण होते हैं उसको डील करने के लिए, उसको कम करने के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया। किसके देश के साथ? तो ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के साथ, ठीक है। तो याद रखना इसको। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस देश से संबंधित 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है? इससे पहले भी 52 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा चुके हैं चीन के साथ। चाइना के जितने भी ऐप हैं उस पर प्रतिबंध लगाते जा रही है अब सरकार। तो इस बार भी 54 ऐप पे प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना आप लोग। हाल ही में भारत सरकार द्वारा ड्रोन के आयात पर किस कारण से प्रतिबंध लगा दिया गया है? जितना ड्रोन इंपोर्ट करती थी अदर कंट्रीज से, उसको पूरा बैन कर दिया गया है। तो फर्स्ट क्या है इसका, इसमें क्यों किया गया है? इनका उपयोग कम करने के लिए? ऐसा तो नहीं है, उपयोग तो है ही ड्रोन का, तो ये नहीं आएगा। ए, सुरक्षा मुद्दों के कारण, ये भी कारण नहीं है। मेक इन इंडिया स्कीम के तहत स्थानीय ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए। देखिए बाहर के ड्रोन को इंपोर्ट करने से मना किया गया है, बैन किया गया है, क्योंकि खुद का ड्रोन प्रोड्यूस करके उसको मेक इन इंडिया के तहत खुद का ड्रोन प्रोड्यूस करके यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, इसलिए। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। ग्राफीन क्या है पहले ये देख लेते हैं। देखिए, ग्राफीन मनुष्यों में ज्ञात अब तक का सबसे पतला पदार्थ है। ऐसे पतला पदार्थ रहता है और वो एक सिंगल एटॉमिक लेयर में पाया जाता है। उसके ऊपर क्या पाया जाता है, एक परमाणुवी परत पाई जाती है, ठीक है। और ग्राफीन कार्बन का एक एलोट्रोप है, एक अपरूप है ना। और ये विद्युत का अच्छा कंडक्टर है, विद्युत का अच्छा चालक भी होता है, जंग रोधी कोटिंग होती है और ये बहुत सारे चीज़ में मल्टीपर्पज़ इसका उपयोग होता है। और एक चीज़ और देख लीजिए, अच्छी रासायनिक स्थिरता के कारण ग्राफीन का उपयोग सेंसर निर्माण और पैनल ऊर्जा भंडारण और फिल्ट्रेशन बनाने में किया जाता है। देखिए, सेंसर के निर्माण में जितना भी सेंसर का निर्माण होता है, वो सेंसर जो है वो किससे बनाया जाता है, ग्राफीन से बनाया जाता है। ग्राफीन का यूज़ किया जाता है सेंसर के निर्माण में। तो किस स्थान पर स्थापित किया जाता है, त्रिशूर, ऑप्शन ए त्रिशूर इसका सही आंसर होगा। त्रिशूर कहाँ है, केरल में। केरल में क्या किया जा रहा है, इसकी स्थापना किया जा रहा है, मतलब केरल में इसको स्थापित किया जा रहा है, ग्राफीन इनोवेशन सेंटर। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल ने किस शहर में प्राकृतिक गैस प्रणाली के हाइड्रोजन मिश्रण की पहली योजना शुरू की है। भोपाल, इंदौर, बेंगलुरु, गुरुग्राम, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी इंदौर। खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस ध्वज के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहाँ क्या पूछा है, सही नहीं, मतलब गलत को चुनना है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना आप लोग। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। देखो कहाँ फहराया गया, पहले तो ये देख लो। ये फहराया गया है, ऑप्शन सी आएगा राजस्थान में, राजस्थान के लोंगेवाला पास में, लोंगेवाला। तो लोंगेवाला पास, लोंगेवाला जो है, लोंगेवाला किससे संबंधित है, 1971 में भारत ने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा था, उसमें लोंगेवाला यहीं पर ये युद्ध लड़ा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह था, इसीलिए क्या किया गया है, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर फहराया गया है। कहाँ, राजस्थान में, ठीक है। इससे संबंधित कुछ और चीज़ देख लेते हैं। 15 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान के लोंगेवाला भारत पाकिस्तान सीमा पर फहराया गया। यहीं पर भारत ने पाकिस्तान से विजय प्राप्त की थी। ये पास वहाँ पर है, लोंगेवाला पास बोलते हैं इसको। यह राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। 225 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा और इसका वजन 1400 kg है। तो कहाँ फहराया गया बोलेगा तो राजस्थान में, ठीक है। इसको याद रखना, ऑप्शन सी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ब्रज के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की घोषणा की और इस मार्ग के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। तो इसको पूछ रहा है कौन सा तथ्य सही। सभी तथ्यों के बारे में इसमें देख लेते हैं। ए, 5 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की घोषणा की है, ये सही है, ठीक है। बी, यह मार्ग अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की तर्ज पर निर्मित किया गया। इसके पहले अयोध्या में ये निर्मित किया जा चुका है, उसी के तर्ज पर यहाँ पर विकसित किया गया, ये भी सही है। भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण में शामिल किया गया, ये भी सही है। और मथुरा के अलावा यह मार्ग राजस्थान, हरियाणा और सीमावर्ती क्षेत्रों से होकर गुजरेगा, ठीक है। मथुरा में इसको बनाया जा रहा है, अभी जो बॉर्डर है पाकिस्तान से सटा हुआ, वहाँ से होकर ये गुजरेगा, इसको भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए, री इलेक्टेड हुए हैं। इटली, स्पेन, पुर्तगाल या ग्रीस। तो ऑप्शन आ जाएगा सी, पुर्तगाल। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए हैं, पहले भी ये रह चुके हैं, इसके बाद पुनर्निर्वाचित हुए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को लागू करने वाले 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात और छत्तीसगढ़। तो फर्स्ट रैंक इसमें आया है तेलंगाना, इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को लागू करने के लिए में, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का स्कोर क्या है, 4th, तो छत्तीसगढ़ है 4th, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनास डेयरी संकुल की आधारशिला कहाँ रखी है। देखिए, डेयरी संकुल मतलब डेयरी प्रोडक्ट का पूरा प्लांट बनाया गया है, ठीक है। तो इस प्लांट में क्या किया, डेयरी से संबंधित जो दूध वगैरह है उसका प्रोसेसिंग वगैरह किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ए, वाराणसी, ठीक है। वाराणसी में डेयरी संकुल की आधारशिला रखी गई है। इसमें प्रतिदिन 5 लीटर दूध को प्रोसेसिंग की सुविधा होगी। पूरा दूध को प्रोसेसिंग होकर जो जो उससे बनता है, दही वगैरह, वो पूरा बनाया जाएगा वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता की दुर्गा पूजा के शामिल होने के बाद वर्तमान में भारत की कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मानवता की यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल है। टोटल आ जाएगा बी, 14, ठीक है। टोटल 14 जो है यूनेस्को के अमूर्त विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है। किसको शामिल किया जाता है इसमें,
देखिए जो भी है जिसके सांस्कृतिक आधार हो, जो बहुत साल से उस पर्टिकुलर क्षेत्र में चलता आ रहा हो, और ठीक है और जो कई पीढ़ियों से चलता आ रहा हो, और जो कल्चर को रिप्रेजेंट करता हो उस क्षेत्र को उसको क्या किया जाता है, सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 14 तो शामिल हो चुका है। 2017 में कुंभ मेला और 2016 में योग और नवरोज़ को शामिल किया गया था। ठीक है, तो याद रखना कुंभ मेला पहले से शामिल हो चुका है 2017 में, 2016 में योग और नवरोज़ शामिल हो चुका है। अब टोटल कितना, 14। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का अर्थ है प्रथाओं, प्रतिनिधित्व, अभिव्यक्ति, ज्ञान कौशल के उपकरण, वस्तुओं, कलाकृतियों से जुड़े सांस्कृतिक स्थल जिन्हें समुदाय, समूह और कुछ मामलों में व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में पहचान सकते हैं। अभी मैं आपको बताया हूँ जो कल्चर को पर्टिकुलर उस रेंज के रिप्रेजेंट करता है उसको शामिल किया जाता है। तो टोटल कितना है, 14। और ये किसको, कुंभ मेला और नवरोज़ को भी याद रखना, उस समय शामिल किया गया था, तो याद रखना इसको। रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। रामानुजन पुरस्कार किसे दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, कोई नया फार्मूला डेवलप किए हो, कोई नया ठीक है प्रोसेस ट्रिक निकाले हो तो उसको दिया जाता है। तो ये प्रोफेसर नीना गुप्ता, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। प्रोफेसर नीना गुप्ता को 2021 का, 2022 का नहीं ना, 2021 का जो है रामानुजन पुरस्कार दिया गया नीना गुप्ता को। कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणित की प्रोफेसर है ये। ठीक है, कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, वहाँ पर प्रोफेसर है। किस साइट को देश की 47वीं रामसर साइट के रूप में मान्यता प्रदान किया गया ना। रामसर साइट मतलब क्या होता है, रामसर साइट मतलब आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि मतलब नम स्थल, उसको रामसर साइट कहते हैं। सूर सरोवर, समन पक्षी अभयारण्य, हैदरपुर आर्द्र भूमि या वाधवाना आर्द्र भूमि, ये है ऑप्शन आ जाएगा सी, हैदरपुर आर्द्र भूमि। इसके साथ ही अब उत्तर प्रदेश में कुल, अब ये हैदरपुर आर्द्र भूमि कितने हैं, वो यूपी में है, कहाँ है, यूपी में। अब यूपी में 9 रामसर साइट और भारत में 47 रामसर साइट पूरे विश्व में हो गया है। ठीक है, 47 रामसर साइट और पूरे विश्व में 2435 रामसर साइट हो गए हैं। रामसर साइट का मतलब समझ के, आर्द्र भूमि को बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा। जबलपुर, भोपाल, छतरपुर और अलीराजपुर। ये बनाया जाएगा जबलपुर में जियोलॉजिकल पार्क। जबलपुर में आप लोगों ने देखा है भेड़ा घाट है। भेड़ा घाट क्यों प्रसिद्ध है, संगमरमर की चट्टान, संगमरमर का चट्टान पाया जाता है वहाँ पर। और भेड़ा घाट में दूध धारा कहते हैं, दूध धारा, वहाँ पर की जो धाराएँ हैं, धारा है, भेड़ा घाट एक वो है झरना है, झरना में सफ़ेद कलर का धारा दिखाई देता है, इसलिए इसको दूध धारा कहते हैं। ठीक है, तो ये जबलपुर में वहीं पर भेड़ाघाट के पास ही इसको स्थापना किया जा रहा है। जियोलॉजिकल पार्क देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पश्चिम रेलवे के मुख्य सेंट्रल डिवीज़न ने कहाँ से कहाँ तक 100वीं टेक्सटाइल एक्सप्रेस, टेक्सटाइल एक्सप्रेस मतलब कपड़ा, कपड़ा का इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा, चलथान से संकरैल तक किया जा रहा है। ऑप्शन ए आएगा, चलथान से सकरैल। चलथान कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, चलथान कहाँ है, गुजरात, और सकरैल कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल। तो याद रखना आपको, गुजरात से पश्चिम बंगाल अगर स्टेट पूछा तब, या तो चलथान से सकरैल को याद रखना। ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा इसका राइट आंसर। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एक नया पोस्ट है राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, जी अशोक कुमार। ऑप्शन आ जाएगा ए, जी अशोक कुमार को पहला है, चूंकि ये नया पोस्ट है इसलिए याद रखना, पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक को जी अशोक कुमार को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक वर्चुअली किस देश की मेज़बानी में आयोजित हुई। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान। इसका आंसर आ जाएगा सी, भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2022 को आईसीसी अवार्ड 2021 की घोषणा की गई। इस अवार्ड से संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है। आईसीसी अवार्ड से संबंधित सभी चीज़ों को आपको याद रखना है, तो सब चीज़ को एक क्वेश्चन में मैंने कवर कर दिया है, तो क्या सही नहीं है इसको बताना है इसमें। ठीक है, ए, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हेतु प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को दिया गया। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी शाहीन अफरीदी को, बिल्कुल सही है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट प्लेयर, ये क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है, रिसेंटली पेपर में आया था, जो रूट को चुना गया है, तो ये सही है। सर बेस्ट मेल टेस्ट प्लेयर जो रूट, और बेस्ट वनडे प्लेयर पाकिस्तान का बाबर आजम। ठीक है, तो मेल टेस्ट प्लेयर कौन, बेस्ट टेस्ट प्लेयर आईसीसी अवार्ड में जो रूट। ठीक है, और वनडे प्लेयर, बेस्ट वनडे प्लेयर बाबर आजम। और डी ऑप्शन जो है महिला T20 खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका की लिजेलेची, वो सही, वो गलत है। ठीक
ठीक है, ऑप्शन डी गलत है। ए और बी को अच्छे से याद रखना। गारफील्ड सोबर ट्रॉफी शाहीन अफरीदी, मेल टेस्ट प्लेयर, ठीक है, जो रूट, और मेल वनडे प्लेयर पाकिस्तान के बाबर आजम चुने गए हैं। तो इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग का 30वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन वर्चुअली किया गया। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी शी द चेंज मेकर, ए, ठीक है, इसकी थीम थी शी द चेंज मेकर। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल। राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 को गठित हुआ था, ठीक है, 1992 में गठित हुआ था। और इसकी अध्यक्षा कौन है? रेखा शर्मा है, महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए, शी द चेंज मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सारथी मोबाइल ऐप नीति आयोग, सेबी, आरबीआई और IRDAI, सेबी, इसका आंसर आ जाएगा सेबी, बी। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, इसको याद रखना। निवेशकों को केवाईसी प्रक्रिया, कारोबार और निपटान और म्यूचुअल फंड बाजार के तहत ताज़ा घटनाक्रम, निवेशक शिकायत निपटान व्यवस्था आदि के बारे में जागरूक करेगा, ठीक है। ये जो सारथी ऐप है उसके तहत क्या होगा? केवाईसी करवाना है आपको, मतलब नो योर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन करना है आपका, ठीक है, या फिर म्यूचुअल फंड जो फिर लोन देती है बैंक, वो सब चीज़ जो है वो सारथी मोबाइल ऐप के थ्रू आपको मिल जाएगा, ठीक है, एक ही ऐप में सब काम आपका हो जाएगा। तो इसके लिए लॉन्च किया है किसने? सेबी ने। इफ़को के 17वें अध्यक्ष चुने गए हैं। इफ़को क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेटिव्स, ठीक है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेटिव, मतलब उर्वरक, ये सरकारी स्वामित्व वाली देश की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी है। इफ़को जो है, इफ़को इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, IIFCO, ठीक। तो ये क्या है? सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी है। दिलीप संघानी, बलविंदर सिंह नकई, राजीव कौर और बलदेव सिंह, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, दिलीप संघानी को 17वां अध्यक्ष चुना गया है इफ़को को। इफ़को की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने किसे एयर इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष सहप्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? CMD राजीव चोपड़ा, राजीव बंसल, विक्रम देवदत्त और पवन अग्रवाल, इसका आंसर आ जाएगा C, विक्रम देवदत्त। एयर इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया विक्रम देवदत्त, C। नेक्स्ट देखते हैं। यूरोपीय संसद के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। डेविड मारिया सासोली, ओथमर करास, रॉबर्टा मेट्सोला, सिमोन बुसुटिल, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा रॉबर्टा मेट्सोला, ऑप्शन C। साथ ही वह यूरोपीय संसद की सबसे कम उम्र की महिला अध्यक्ष है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, सबसे कम उम्र की महिला अध्यक्ष बनी है और यूरोपीय संसद की नए अध्यक्ष चुनी गए हैं, ठीक है, रॉबर्टा मेट्सोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 जनवरी 2022 को देश भर में 74वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 जनवरी 2022 को देश भर में 74वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया, ठीक है। यह दिवस आज़ादी के बाद भारतीय सेना के किस पहले कमांडर के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? देखिए, इस दिन एक भारतीय सेना में पहले कमांडर ने शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण किया था, इसलिए मनाया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा, इन्होंने शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण किया था। किसका पदभार ग्रहण किया था? शीर्ष कमांडर का। इसलिए जो है वो इस दिन क्या मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इसको बताने का मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पर इसी दिन मैं आपको बताया था लोंगेवाला में, जैसलमेर में जो है लोंगेवाला पास, वहाँ पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया इसी दिन। और राष्ट्रीय ध्वज खादी के कपड़े से बनाया गया था, 225 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा और 1400 किलोग्राम इसका वेट है। और लोंगेवाला 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक युद्ध का केंद्र था, तो इसी दिन इसकी घोषणा की गई है, फहराया गया यहाँ, इसलिए ये डेट जो होता है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस अवसर पर भारतीय सेना ने अपने जवानों के लिए नई वर्दी भी जारी की है, इस तो याद रखना है सबको, इसलिए क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लाया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13-14 जनवरी 2022 के मध्य 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 किस राज्य में संपन्न हुआ? राजस्थान, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय, ठीक है। तो कचाई लेमन फेस्टिवल संपन्न हुआ बी, मणिपुर में। कचाई लेमन फेस्टिवल सुरक्षित, उसका थीम क्या था? सुरक्षित पर्यावरण और परिवर्तन के लिए जैविक कचाई नींबू, ठीक है, ऑर्गेनिक कचाई लेमन फॉर
सेफ इन्वायरमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये कचाई लेमन फेस्टिवल को पूछ सकता है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उल्लेखनीय है, मणिपुर में कचाई नींबू को जीआई टैग प्राप्त है। तो कचाई नींबू को जीआई टैग कहाँ प्राप्त है? तो ये मणिपुर में प्राप्त है, इसको भी याद रखना। और इस अनोखे प्रकार के नींबू फल को बढ़ावा देने के लिए, नींबू किसानों को प्रोत्साहित करने तो प्रतिवर्ष कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। ये आप लोग इमेज भी देख सकते हैं। 18th कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 6 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लता मंगेशकर के बारे में सब चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत फेमस सिंगर थी हमारी कंट्री की। उन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, बिल्कुल सही है। उनका मूल नाम हेमा मंगेशकर था, इसको याद रखना, इसको पूछ सकता है। मूल नाम क्या था उनका? हेमा मंगेशकर। और थर्ड, उन्हें 1989 में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया, कब दिया गया ये भी पूछ सकता है। 1989 में उनको दिया गया। तो तीनों फैक्ट जो है इनसे संबंधित ये सही है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव मेधरम जथारा, पहले तो नाम याद रखना। एशिया के सबसे बड़े जनजातीय महोत्सव को क्या कहते हैं? ये नाम याद रखना, मेधरम जथारा कहते हैं। किस राज्य में शुरू हुआ ये भी याद रखना। ऑप्शन ए आ जाएगा तेलंगाना में। तो सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव किसे कहते हैं, क्या नाम है? मेधरम जथारा। और कहाँ शुरू हुआ था? तो तेलंगाना में शुरू हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो और इंपॉर्टेंट 35 या 40 करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिससे आप लोग का फरवरी मंथ का पूरा करंट अफेयर जो है वो कवर हो जाएगा। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।